पुराना एक 13 साल का सफर था वो पूरा होने जा रहा है। जैसे कि हमने 32 साल का सफर देखा यमुना जल समझौते को लेकर, जो राजस्थान का हक का पानी था वो मिल नहीं रहा था, लेकिन अब उस और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर जी वापस से एक बार जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सुधांशु जी, हम लागत की बात कर रहे थे क्योंकि देखिए 13 साल का एक जो टाइमलाइन है वो सफर देखने को मिला इस रिफाइनरी का, क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी, जब सोनिया गांधी ने इसकी नींव रखी थी, उसके बाद राजस्थान की जनता को इंतजार करना पड़ा इस सौगात का, इस रिफाइनरी का। अगर टाइमलाइन यानी कि उसकी टाइम लिमिट बढ़ती है तो वाजिब सी बात है कि उसकी लागत भी बढ़ेगी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर यूज होने वाला रॉ मटेरियल हो तो उसका प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करता है। तो जिस तरह से रिफाइनरी जब इसकी नींव रखी गई थी, जो इसका एक निर्धारित बजट था, आज वो पहुंच के उससे 2 गुना या 3 गुना पहुंच गया है। अब सवाल इस चीज का है कि हम उसकी लागत के ऊपर चर्चा करें या उसके शुरू होने के बाद होने वाले लाभ के ऊपर चर्चा करें। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर समय है कि हम आज चर्चा करें कि रिफाइनरी शुरू होने के बाद जब इससे प्रोडक्शन शुरू होगा, जब इससे उत्पादन शुरू होगा, तो उससे राज्य को और देश को कितना लाभ होगा। क्योंकि देखिए, राजस्थान जो राज्य है, एक दौर के अंदर ये माना जाता था कि राजस्थान राज्य जो है वो ट्रेडिंग सेंटर है, या मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी अगर हम देखें तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर को माना जाता था कि उत्पादन एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, जिसके अंदर तिलहन और दलहन जो है वो राजस्थान की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं मजबूती में अपना योगदान देती थी। लेकिन आज पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है, जमाना बदल गया है, राजस्थान विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है, और चूंकि अब राजस्थान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काफी आगे बढ़ रहा है। मैं 2-3 चीज का यहाँ जो है उल्लेख करना चाहूंगा। जैसे कि राजस्थान एक दौर में बिजली के लिए तरसता था, राजस्थान दूसरे राज्यों से बिजली खरीदता था, उससे राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था जो है उसके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ता था। लेकिन आज राजस्थान राज्य जो है वो बिजली का उत्पादन कर रहा है और अपनी बिजली को अन्य राज्यों को बेच रहा है। आज हालत यह है कि राजस्थान के पास अतिरिक्त उत्पादन है, बिजली उसकी बिजली बैंकिंग हुई पड़ी है, बिजली बिक नहीं रही है, किसानों को लगातार बिजली मिल रही है, गांव-गांव रोशन हो गया है, हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ला रोशन हो रहा है। तो यानी कि राजस्थान बिजली के अंदर आत्मनिर्भर हुआ। अब राजस्थान जो है वो पानी को लेके भी आत्मनिर्भर होना चाह रहा है, और उस दिशा के अंदर लगातार जो जल विवाद थे दूसरे राज्यों से वो सुलझ रहे हैं। राज्यों के अंदर जो है सिंचाई का जल कैसे किसानों को मिले, पेयजल लोगों को कैसे मिले, हर घर नल कैसे पहुंचे, इस दिशा में काफी काम हो रहा है, सरकार को काफी सफलता भी मिल रही है। और इसी तरह से जब रिफाइनरी जो हमारा पश्चिम राजस्थान है उसके अंदर जब रिफाइनरी अब प्रोडक्शन शुरू कर देगी, तो आप ये मान के चलिए कि पूरे न सिर्फ पश्चिम राजस्थान बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर एक विकास की बयार जो है वो बहना शुरू होगी। उसके अंदर युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हम और आत्मनिर्भर बनेंगे, और हम जो अपने राज्य के अंदर पेट्रोकेमिकल्स जो उत्पाद हैं उन पर हम जो दूसरे राज्यों के या दूसरे देशों के ऊपर हमारी निर्भरता थी वो कम होगी। तो अगर निर्भरता कम होगी तो हम जो है आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर कि आज राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। राजस्थान अपने आत्मनिर्भर होने वाले लक्ष्यों की तरफ और आगे बढ़ रहा है, मजबूती से और खड़ा हो रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान एक विकसित जो है वो राज्य की श्रेणी में मुझे लगता है कि आएगा। और एक बात और महत्वपूर्ण कि जिस तरह से जब भजनलाल शर्मा जी ने राज्य की कमान संभाली, उसके थोड़े टाइम बाद उन्होंने एक जो है इन्वेस्टर्स मीट करी, तो उस इन्वेस्टर्स मीट के अंदर लक्ष्य रखा गया 3.5 ट्रिलियन जो है वो निवेश राजस्थान में आए। उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली। अब जो वो निवेश के जो एमओयू साइन हुए, अब वो धीरे धीरे जो है क्रियाशील होने शुरू हो रहे हैं। तो आप ये लगाइए कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं नए पंख लगेंगे और राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है एक नई उड़ान जो है प्राप्त करेगी।
बिल्कुल। और सुधांशु जी, सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम, ये तो रिफाइनरी की बात हो गई, सारी परियोजनाओं की बात हो गई, जयपुर मेट्रो फेज 2 के इस सौगात को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जब हम लाइव कर रहे थे तो रामस्वरूप जो सहयोगी हैं उन्होंने भी कहा था कि जब पहला जो फेज था उसके बारे में जो जनता थी वो खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि रूट का जो रोड मैप तैयार किया गया था वो कुछ सही नहीं था। लेकिन इस बार जो रूट तैयार किया गया है उससे काफी जो समस्याएं हैं जनता की, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करती है, उसके लिए आसान होगा। नहीं देखिए, मैं इस बात से तो बहुत ज्यादा एतबार नहीं रखता हूं कि वो पहले वाला रूट सही नहीं था। देखिए, पहले वाला जब रूट जिस पर मेट्रो आज भी जयपुर में चल रही है वो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह था। वो ऐसा रूट था कि जिसके अंदर आपको भूमिगत मेट्रो जो है वो नहीं ले जानी थी और आपको धरातल के ऊपर ही मेट्रो को जो है वो संचालित करनी थी। आप देखिए, अगर जब भी मेट्रो भूमिगत जाएगी तो उसका एक तो बजट बढ़ेगा, एक उसका टाइम बढ़ेगा। तो चूंकि पहला रूट था और अब जिस क्षेत्र से, यानी कि जो मानसरोवर से लेके चांदपोल तक जो मेट्रो चल रही है, उस क्षेत्र पर पहले इतना जनसंख्या का दबाव नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि मेट्रो जहां से शुरू होती है वो अजमेर हाईवे के पास से निकलती है। सुधांशु जी, मैं माफी चाहूंगी, आपको बीच में टोकना चाहूंगी, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए फोन लाइन पे। हमारे साथ सहयोगी रामस्वरूप भी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रामस्वरूप, प्रधानमंत्री पचपदरा पहुंच चुके हैं, उसके बाद अब कितना देर और